हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज मैं आपके लिए ले गया हूँ दोस्तों प्रकाश का जो 5वां भाग है। और दोस्तों ये हमारा सबसे अंतिम भाग होगा। प्लीज़ आपसे निवेदन है, आप मेरा अगर पहला पार्ट नहीं देखें, दूसरा पार्ट नहीं देखें, तीसरा पार्ट नहीं देखें, चौथा पार्ट नहीं देखें, तो प्लीज़ दोस्तों सभी को कंप्लीट करके इस पार्ट को देखें ताकि दोस्तों मजा आए देखने में और समझ में भी पूरा आए। और दोस्तों पूरा अच्छा से कंप्लीट करने के बाद मेरा निवेदन है आप लोग से कि एक बार पूरे समूचे नोट्स को अच्छे से पढ़ लें, या फिर अच्छे से ज़्यादा देर का वीडियो है नहीं, 2 घंटे में आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो अच्छी से एक जगह बैठ के क्रमबद्ध तरीके से और दोस्तों सभी वीडियो को रेगुलर रूप से देख ले प्रकाश के, आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों मेरा विशेष निवेदन है आप लोग से, आपके आस पड़ोस के बच्चे जो पढ़ने में काफ़ी कमज़ोर हो या फिर घरेलू समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, जिस समस्या के कारण अपना पढ़ाई जारी नहीं रख पा रहे हैं, उस बच्चे को प्लीज़ मोटिवेट करें, उस बच्चों को समझाएं और उस बच्चे को मुफ्त में शिक्षा दें। दोस्तों इससे आपका भी पढ़ाई क्लियर हो जाएगा, आपका भी रेगुलर हो जाएगा, आपका भी रिवीजन हो जाएगा, आपका भी मजबूत हो जाएगा दोस्तों, और उनको भी फायदा हो जाएगा, उनको भी सहायता मिल जाएगी। प्लीज़ दोस्तों ऐसा अगर मेरा निवेदन है आप लोग से, ऐसा प्लीज़ ज़रूर करें। इंसानियत दोस्तों कलेक्टर सभी बन जाते हैं, डीएम सभी बन जाते हैं, जो मेहनत करते हैं अच्छे बन जाते हैं। डॉक्टर, कलेक्टर, कंडक्टर, शिक्षक सब बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी है एक अच्छा इंसान बनना। दोस्तों प्लीज़ सबसे पहले एक आदमी बनिए। चलिए दोस्तों मैं आज बात कर रहा हूँ। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ इंद्रधनुष के बारे में, प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में, दोस्तों प्रकाश के विवर्तन के बारे में। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इंद्रधनुष कैसे बनते हैं, कब बनते हैं, क्यों बनते हैं, उसमें कौन कौन सी घटना होती है, इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं, दोस्तों सारा टॉपिक पे आज मैं बात करूँगा। चलिए चलता हूँ। सबसे पहले देखिए दोस्तों इंद्रधनुष होता क्या है। तो इंद्रधनुष होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले देखिए मान लीजिए कि वर्षा का बूंद है ऐसे, ठीक है, ये वर्षा का बूंद है और वर्षा का बूंद है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ सूरज है। तो आपको पता होगा दोस्तों इंद्रधनुष जब भी बनता है हमेशा तो सूरज के हमेशा विपरीत दिशा में बनता है, ठीक है। सूरज यहाँ है, एक्चुअली होता क्या मैं बता रहा हूँ दोस्तों। होता क्या है कि जब सूरज से श्वेत प्रकाश गुजरती है तो यहाँ दोस्तों 3 घटनाएं होती हैं। पहला क्या होता है दोस्तों, यहाँ बस आपको याद रखना है, पहला होता है वो होता है परावर्तन। और दोस्तों प्रिज्म जैसा एक कैसा व्यवहार करता है दोस्तों, प्रिज्म जैसा याद रखिएगा। तो पहला इसमें होता है परावर्तन की घटना। तो आपसे पूछे इंद्रधनुष में कौन सी घटना घटती है, तो दोस्तों परावर्तन। दूसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी घटती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी घटती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ क्रांतिपूर्ण जब प्रिज्म से गुजरता है दोस्तों तो माध्यम बदलती है दोस्तों। प्रकाश यहाँ क्या है, हवा में है, यहाँ जल में जा रहा है दोस्तों, तो माध्यम बदला। तो माध्यम बदलने के इसमें होता है कि क्रांतिक कोण का मान इसके आपतन कोण से अधिक हो जाता है। तो क्रांतिक कोण का मान जब आपतन कोण से अधिक हो जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मैंने पढ़ाया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और दोस्तों माध्यम बदला तो दोस्तों अपवर्तन जरूर होगा। इसका मतलब है कि प्रिज्म में कौन सी कितनी घटना घटती है दोस्तों, 3 घटना, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और दोस्तों अपवर्तन। और दोस्तों ये घटना घटी और मैंने बताया था दोस्तों आपको कि प्रिज्म से जब प्रकाश को गुजारा जाता है तो प्रकाश 7 रंगों में बट जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसका मतलब दोस्तों इसमें वर्ण विक्षेपण की घटना घट रही है, वर्ण विक्षेपण की घटना घट रही है। और दोस्तों प्रकाश कितने रंग में बट जाएंगे, 7 रंग में, 1 2 3 4 5 6 7 रंग में दोस्तों। और 7वें रंग में प्रकाश किस प्रकार का होता है, बैगनी, पीला, लाल, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। दोस्तों इसमें जो सबसे ऊपर होता है इंद्रधनुष में वो लाल रंग होता है और सबसे नीचे दोस्तों बैगनी रंग होता है। और मैंने बताया था दोस्तों प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में मैंने बताया था दोस्तों, याद रखिएगा, लाल रंग का तरंग दोस्तों सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंग सबसे कम होता है। और दोस्तों इस बात को हमेशा याद रखिएगा, लाल रंग का तरंग सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंग सबसे कम होता है। याद हो रहा है दोस्तों, याद हो रहा है। अब आपको मेन फैक्ट्स बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं अपवर्तनांक की, प्रकीर्णन की, विक्षेपण की, विचलन की, दोस्तों याद रखिएगा, सिर्फ लाल रंग का सिर्फ तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, वेवलेंथ। लाल रंग का सिर्फ तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, बाकी सब कुछ कम होता है। अपवर्तनांक, विक्षेपण, विचलन, प्रकीर्णन लाल रंग का काफ़ी कम होता है और दोस्तों सिर्फ तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। और बैगनी रंग का सिर्फ तरंग दैर्घ्य कम होता है, बाकी सब कुछ अधिक होता है। विचलन, अपवर्तनांक, विक्षेपण और प्रकीर्णन बैगनी रंग का अधिक होता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और दोस्तों लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है जिसके कारण वो इधर उधर ज़्यादा नहीं मुड़ पाता है, और बैगनी रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है जिसके कारण वो इधर उधर मतलब घूम जाता है, इधर उधर पूरा एकदम चारों तरफ फैल जाती है।
जिसके कारण बैंगनी रंग बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता है। लेकिन लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, इधर उधर नहीं घूम पाता है, वो सीधी रेखा में जाती है। इसलिए दोस्तों लाल रंग को हम बहुत दूर से भी देख सकते हैं, इसलिए खतरा का संकेत लाल रंग होता है। इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा। प्रकाश के अगर आपसे पूछे खतरा का संकेत लाल रंग होता है क्यों, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है दोस्तों, अब एक बात बताइए दोस्तों, परावर्तन भी हो रही है। इंद्रधनुष में कौन कौन सी घटना होती है दोस्तों? परावर्तन भी होती है, अपवर्तन भी होती है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होती है और वर्ण विक्षेपण भी होती है। चारों घटना होता है। चलिए, इंद्रधनुष आ रहा है दोस्तों समझ में। जब वर्षा की बूंदे से सूर्य की किरणें होकर गुजरती है तो परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण घटना के बाद जो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बट जाती है। 7 रंग इस प्रकार के से हैं, बैनी, आह, पिनाला, और 7 रंग एक पट्टी के रूप में दिखने लगते हैं। इसी को हम इंद्रधनुष कहते हैं। और दोस्तों सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? लाल रंग। और सबसे नीचे कौन सा रंग होता है दोस्तों? बैगनी रंग। इतना आपको याद रहेगा। चलिए, अब मैं बात करूँ दोस्तों, इंद्रधनुष के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। पहला प्रकार होता है दोस्तों, इसे कहते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष, और दूसरा प्रकार होता है जिसे कहते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष। आ रहा है दोस्तों समझे? प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। अब इसमें मैं बता रहा हूँ प्राथमिक इंद्रधनुष में खास क्या है, द्वितीयक इंद्रधनुष में खास क्या है। कि प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर होता है दोस्तों लाल रंग होता है और सबसे नीचे बैगनी रंग होता है। और द्वितीयक इंद्रधनुष में दोस्तों सबसे ऊपर होता है बैगनी रंग और नीचे होता है लाल रंग। तो आप कैसे याद रखेंगे दोस्तों? ठीक है, तो देखिए ऐसे याद रखेंगे। प से प्राथमिक, प से प्यार, और प्यार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों? लव। नॉर्मल आप ऐसे याद रखेंगे दोस्तों, इन धनुष से प्यार कौन नहीं करता है? इन धनुष सुंदर है, प्यारा है, और प्यारा है तो दोस्तों प्यार करेगा सब। तो दोस्तों इन धनुष को सब प्यार करते हैं। सब प्यार करते हैं मतलब इंग्लिश में बोले तो सब लव करते हैं, और लव करते हैं दोस्तों तो लव। तो याद रखिएगा, इंद्रधनुष जो 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष में दोस्तों ऊपर होता है लाल रंग और नीचे होता है दोस्तों बैगनी रंग। और द्वितीयक इंद्रधनुष में दोस्तों ऊपर होता है बैगनी रंग और नीचे होता है लाल रंग। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना ध्यान रखने के बाद आपको याद रखना है दोस्तों, आपको याद रखना। देखिए मैंने पूरा बात लिखा है, मैं सब पर चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों। याद रखिएगा, प्राथमिक इंद्रधनुष होता है दोस्तों अच्छे तरीके से दिखाई देता है, और द्वितीयक इंद्रधनुष होता है दोस्तों अच्छे तरीके से दिखाई नहीं देता है, धुंधला धुंधला दिखाई देता है। याद रहेगा। इंद्रधनुष पूरा समझ में। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, दोहराइए मेरे साथ। प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष में ऊपर लाल रंग होता है, नीचे बैगनी रंग होता है, और द्वितीयक इंद्रधनुष में दोस्तों नीचे लाल रंग होता है, ऊपर बैगनी रंग होता है। याद रखिएगा, प्राथमिक इंद्रधनुष लव और द्वितीयक इंद्रधनुष लव बल। ठीक है, बल। अब आपको एक मेन फैक्ट याद रखना है दोस्तों, इसमें जो कोण बनता है, अगर लाल रंग का जो कोण होता है दोस्तों, लाल रंग जो कोण बनाती है विचलित होकर, मैंने बताया ना जब गुजरती है तो लाल रंग कैसे गया दोस्तों और गुजरती है दोस्तों, तो यहाँ कोण बनाता होगा ना, कोण। ठीक है, कोण बनाता होगा, और यह कोण सीधा हमारे आँख से मतलब आँख पे डिपेंड करती है। मतलब हम कैसे देख रहे हैं, आप लोग गणित पढ़े होंगे तो 2 प्रकार के कोण पढ़े होंगे। गणित में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है, हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ना है। अब नमन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब नमन कोण और उन्नयन कोण दोस्तों 2 एंगल पढ़ना था जो हमारे आँख से रिलेटेड है। चलिए उसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, आप चलिए टॉपिक पे आते हैं, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। चलिए आइए, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों प्राथमिक जो है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष को कैसे याद रखेंगे? लव। और द्वितीयक इंद्रधनुष को कैसे याद रखेंगे? बल। दोस्तों लाल रंग जो होता है हमारे आँख के साथ जो कोण बनाता है, वो कोण बनाता है लगभग 40 डिग्री और 8 सेकेंड का। 40 डिग्री 8 सेकेंड का कोण बनाता है कौन? लाल रंग। और जो बैगनी रंग है वो सिंपल एकदम सेम, बस 40 में 2 जोड़ दीजिए तो 42 डिग्री और 8 सेकेंड का कोण बनाता है बैगनी। याद हो गया? लव कितने डिग्री का, लाल रंग कितने डिग्री का दोस्तों? 40 डिग्री 8 सेकेंड का। और दोस्तों बैगनी रंग 42 डिग्री और 8 सेकेंड का कोण बनाता है। ये सब मैं बता रहा हूँ दोस्तों, IAS में पूछी जाती है। और दोस्तों द्वितीयक रंग जो होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष में जो बैगनी है दोस्तों, बैगनी मैंने लिखा है दोस्तों, ये बनाता है लगभग 54 डिग्री का कोण। इतना याद रखिएगा, 54 डिग्री 8 सेकेंड का कोण दोस्तों। और जो ये बनाता है लाल रंग, ये बनाता है दोस्तों 50 डिग्री और 8 सेकेंड का। इसका मतलब दोस्तों दोनों में देखिए, लाल रंग का डिग्री कम है और बैगनी रंग का डिग्री अधिक है। तो इसको आप याद रखिएगा दोस्तों, प्राथमिक इंद्रधनुष में दोस्तों उसको ट्रिक याद रखेंगे लव। और दोस्तों लाल रंग होता है दोस्तों 40 डिग्री और 8 सेकेंड का कोण बनाता है, और बैगनी रंग होता है 42 डिग्री 8 सेकेंड का कोण बनाता है। और द्वितीयक इंद्रधनुष मेरे साथ दोहराइए, द्वितीयक इंद्रधनुष में का ट्रिक याद रखेंगे दोस्तों, बल। बैगनी रंग सबसे ऊपर होता है और लाल रंग नीचे होता है। बैगनी रंग जो हमारे आँख के साथ कोण बनाता है, वो कोण बनाते हैं लगभग कितना 54 डिग्री 8 सेकेंड का, और लाल रंग बनाते हैं दोस्तों 50 डिग्री 8 सेकेंड का। इस फैक्ट्स को याद रखेंगे दोस्तों, हमारा इंद्रधनुष कंप्लीट हो गया।
इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा क्योंकि इससे ज़्यादा होता भी नहीं है। बस आप इतना याद रखेंगे इंद्रधनुष में कौन कौन सी घटना घटती है, कितना कौन बनाता है। दोस्तों याद रखिएगा, इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष को आँख से देखा जा सकता है, बहुत एकदम साफ साफ देखा जा सकता है, और द्वितीयक इंद्रधनुष को साफ साफ देखा नहीं जा सकता है। दोस्तों इंद्रधनुष हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए एक बार पढ़ देता हूँ दोस्तों, इंद्रधनुष में कौन कौन सी घटना घटती है। अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और दोस्तों प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जिसको स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों इंद्रधनुष के कितने प्रकार हैं दोस्तों, दो, प्राथमिक और द्वितीयक। लव और बल, दोस्तों प्राथमिक इंद्रधनुष दिखाई देता है और द्वितीयक इंद्रधनुष धुंधला दिखाई देता है। लाल रंग 40 डिग्री 8 सेकंड का कोण बनाता है, बैंगनी रंग 42 डिग्री 8 सेकंड का कोण बनाता है। बैंगनी रंग द्वितीयक में दोस्तों 54 डिग्री 8 सेकंड का कोण बनाता है, और लाल रंग 50 डिग्री 8 सेकंड का कोण बनाता है। दोस्तों इसको मैं नोट्स में अच्छे से लिखूंगा, आप इसको अच्छे से तरीके से देख लीजिए, फिर एक बार पढ़ लीजिएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे मैं चल रहा हूँ। चलिए आगे मैं चल रहा हूँ दोस्तों, अगला घटना है मेरा प्रकाश का व्यतिकरण। ये क्या होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब इसको जानने से पहले दोस्तों इसका मैं इंपॉर्टेंस जानता हूँ, क्योंकि दोस्तों जब मूवी आता है, मूवी में पहले प्रोमो दिखाया जाता है। पता है क्यों? वो दिखाया जाता है कि मुख्य भाग इसका क्या है, मुख्य मतलब क्या है, इंटरेस्ट लाने के लिए। तो दोस्तों इंटरेस्ट लाने के लिए मैं कुछ बता रहा हूँ प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में। सुनिए दोस्तों, प्रकाश जो है, प्रकाश जब चलती है, चल रही है, प्रकाश फिर चल रही है। मैंने बताया दोस्तों इस दोनों प्रकाश का जो आवृत्ति होता है दोस्तों लगभग सेम है। इसका जो आवृत्ति है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों, आवृत्ति का मात्रक याद कर लीजिए। आवृत्ति का जो पुराना मात्रक था दोस्तों, वो था कंपन प्रति सेकेंड, ये पुराना मात्रक था। लेकिन अब जो आवृत्ति का मात्रक होता है दोस्तों, जो फ्रीक्वेंसी का मात्रक है अब नया नया, उसका नाम है हर्ट्ज, HZ, याद रखिएगा। तो मान लीजिए इसका आवृत्ति लगभग 20 HZ, और नीचे वाला दोस्तों इसका भी आवृत्ति है लगभग 20 HZ। ओहो हो, इसका मतलब दोस्तों दोनों का आवृत्ति क्या है, समान है। दोनों का आवृत्ति समान है दोस्तों, और दोनों को मैंने एक प्रकाश जा रही है, और दोस्तों एक प्रकाश जा रही है, ये दोनों आवृत्ति है दोनों, इसमें से एक प्रकाश को मैंने ले लिया और दूसरे प्रकाश को उठा के मैंने दूसरे किरण को इसी पे चला दिया। तो दोस्तों इसी पे मैंने चलाया, ध्यान दीजिए इसी पे मैंने चलाया है। अब दोस्तों आपका क्या सोच होगा कि पहले वाला प्रकाश का आवृत्ति 20 HZ है और दूसरे वाला प्रकाश का आवृत्ति 20 HZ है, तो अब जो प्रकाश है उसका आवृत्ति 40 HZ होगा। सोच रहे हैं कि नहीं? सोच रहे हैं, लेकिन नहीं। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था यंग, थॉमस यंग, याद रखिएगा क्या नाम था उनका, थॉमस यंग। यह बात है दोस्तों 1802 ईस्वी की। वो सोचे कि रियल में पहला वाला था 20 HZ, दूसरा वाला है 20 HZ, जब दोनों को मिलाए तो 40 HZ होना चाहिए, लेकिन दोस्तों नहीं। इस बिंदु पे वो चेक किए तो पता चला कि नहीं, इस बिंदु पे जो 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 आवृत्ति का मान है, प्रकाश का तीव्रता है दोस्तों, वो मान लीजिए हो गया 40। कहीं पे दोस्तों 38 है, कहीं पे दोस्तों 20 है, कहीं पे दोस्तों 18 है, कहीं पे दोस्तों 17 है, कहीं पे दोस्तों 16 है। वो इसका मतलब आवृत्ति जो है, आवृत्ति जो वो दोनों प्रकाश के आवृत्ति का योग नहीं है, अलग अलग है। तो दोस्तों इस घटना को प्रकाश एक प्रकाश में दूसरा प्रकाश चढ़ गया है, ओवरलैप कर गया है, अधिव्यापन कर गया है, व्यतिकरण हो गया है। तो इसलिए इस घटना का नाम रखा गया प्रकाश का व्यतिकरण, मतलब एक प्रकाश पे दूसरा प्रकाश चढ़ गया। तो दोस्तों इसका एक और नाम है प्रकाश का अध्यारोपण भी है। इसका नाम क्या है दोस्तों, प्रकाश का अध्यारोपण, याद रखिएगा। तो इसका खोज किसने किया था, यंग ने। कब किया था, 1802 में। याद रखिएगा जब दो प्रकाश समान आवृत्ति वाला प्रकाश चलती है, जब दोनों प्रकाश को एक साथ ऐड कर देंगे तो उसका आवृत्ति, ये जरूरी नहीं कि दोनों का ऐड होगा, आवृत्ति कुछ भी हो सकता है, हर बिंदु पर चेंज हो सकता है, हर बिंदु पर कुछ भी हो सकता है। दोस्तों इसी घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। नोट्स में मैं लिख दूंगा, एक बार मैं बोल देता हूँ कि जब दो आवृत्ति, समान आवृत्ति वाले प्रकाश को जब एक ही साथ ओवरलैप करके चलाया जाता है तो उसका आवृत्ति हर बिंदु पर अलग अलग होता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। दोस्तों इसका हमारा डेली लाइफ में क्या यूज है दोस्तों, इसका हमारे दोस्तों दो प्रकार का होता है। नॉर्मली समझिए कितने प्रकार का होता है दोस्तों, दो प्रकार का। एक होता है समकोषी और एक होता है विषमकोषी। समकोषी और एक होता है विषमकोषी। समकोषी दोस्तों और विषमकोषी में क्या अंतर है, विषमकोषी को ही विनाशी कहा जाता है, विनाशी मतलब इसका कोई लाइफ नहीं है। अब सोचिए क्या दोस्तों, सोचिए मैंने अभी बताया कि मैंने तीव्रता मापा और दोस्तों आवृत्ति से तीव्रता निकलती है। तो मान लीजिए यहाँ का आवृत्ति 40 है, तो आवृत्ति यहाँ का 40 है, इसका मतलब यहाँ का तीव्रता भी अधिक है, क्योंकि आवृत्ति निर्भर करता है तीव्रता पर। तो यहाँ का आवृत्ति ज़्यादा है, मतलब यहाँ का तीव्रता भी अधिक होगा, और यहाँ का आवृत्ति कम है दोस्तों, इसका मतलब यहाँ का तीव्रता भी कम होगा।
तो जहाँ का आवृत्ति दोस्तों अधिक हो उसे कहा जाता है समपोषी व्यतिकरण। जहाँ का आवृत्ति या तीव्रता क्या हो, अधिक उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, समपोषी व्यतिकरण। और जहाँ का आवृत्ति या तीव्रता कम हो उसे कहा जाता है विनाशी व्यतिकरण। और दोस्तों खास के विनाशी व्यतिकरण दोस्तों तब देखा गया है जब एक प्रकाश इस दिशा में जा रहे हो और दूसरा प्रकाश इस दिशा में जा रहे हो। तो दोस्तों मैच तो कर सकता है, एक प्रकाश को इस दिशा में लाएं, इस दिशा से लाएं, और एक प्रकाश को इस दिशा से लाएं। अब आप ये मत सोचिएगा मैं कथक कर रहा हूँ, मैं कथक नहीं कर, डांस नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ एक प्रकाश को इस दिशा से लाएं और एक प्रकाश को इस दिशा से लाएं, और दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं दोस्तों। तो दोनों दूसरे विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में दोस्तों जो प्रकाश का व्यतिकरण होता है वो विनाशी व्यतिकरण होता है, विनाशी, क्योंकि इसका लाइफ नहीं नष्ट कर जाएगा दोस्तों। तो प्रकाश का व्यतिकरण हो गया। अब प्रकाश के व्यतिकरण का जो कुछ डेली लाइफ में जो कुछ घटना है दोस्तों उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। अगर सिर्फ चमकने की बात आए, हीरा चमकता है, चमकने की बात आए तो आप याद रखिएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मैंने बताया था कांच का दरार पड़ गया बीच में, हीरा चमक रहा है, मरीचिका पानी का आभास हुआ रेगिस्तान में, तो दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। लेकिन अगर रंगीन चमक की बात हो, रंगीन चमक की बात हो, रंगीन चमक की बात हो, जैसे और पानी की मात्रा भी उसमें हो और रंगीन चमक की बात हो दोस्तों, तो ऐसे में आप टिप्स याद रखिएगा कि वहाँ हमेशा होगा प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का अध्यारोपण। मैं नोट्स में पूरा बात लिखूंगा अच्छे से डिटेल में, प्लीज़ अच्छे से एक बार समझ लीजिए तब नोट्स को पढ़ने में आपको मजा आएगा, नहीं तो सब कुछ उड़ेगा, बाउंस करेगा, सब कुछ उड़ेगा माथा के ऊपर से, माइंड के ऊपर से। तो दोस्तों मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए रंगीन की बात कर रहा हूँ, उसमें पानी भी होना चाहिए, वो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ साबुन का बुलबुला रंगीन होता है। आपके आस पड़ोस में बच्चे जब खेलते होंगे दोस्तों, तो कभी कभी देखते होंगे शैम्पू को घोल लेते हैं, क्लिनिक प्लस ड्रॉप इसको घोल लेते हैं, और घोलने के बाद दोस्तों उसको ऐसे उठा के फूंक मारते हैं। फूंक मारने के बाद दोस्तों राउंड रूप में, गोल रूप में, स्फीयर रूप में इधर उधर बुलबुला उड़ने लगता है। वो बुलबुला चमकीला होता है, पता है क्यों? क्योंकि उससे प्रकाश का व्यतिकरण होता है। ठीक है, प्रकाश का क्या होता है? व्यतिकरण होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में लीजिएगा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोग चलते, जब गाड़ी से चलते हैं तो टंकी में छेद हो गया, पेट्रोल नीचे गिर गया, तो पेट्रोल नीचे गिर गया दोस्तों, वो रंगीन लगने लगता है, पता है क्योंकि उसमें प्रकाश का व्यतिकरण होता है। तो इस घटना को आप खास के याद रखिएगा। हमारा प्रकाश का व्यतिकरण दोस्तों कंप्लीट हो गया पूरा। ठीक है, चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों प्रकाश का विवर्तन के बारे में। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है दोस्तों, उसमें मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। मान लीजिए कोई सतह है यहाँ, ठीक है, कोई सरफेस है दोस्तों, और इसका एक किनारा है यहाँ, और दोस्तों किनारा है जो नोकीला है, मान लीजिए नोकीला है ऐसे, ठीक है, और दोस्तों ऐसे नोकीला है, ऐसे नोकीला है। अब इस स्थिति में जब आप प्रकाश भेजते हैं, मान लीजिए प्रकाश आप भेजते हैं दोस्तों, जो प्रकाश जो भेजिएगा इसका सही से परावर्तन नहीं हो पाएगा। यहाँ जो परावर्तन होगा दोस्तों वो ऐसे इस दिशा में, पूरा प्रकाश दोस्तों ऐसे मुड़ जाएगा अजीब, और इसी किनारे से मुड़ेगा, ठीक से परावर्तन नहीं हो पाएगा। तो इसी घटना को दोस्तों जब किसी सतह के किनारे से प्रकाश का परावर्तन हो तो उसे परावर्तन न होकर के उस घटना को कहा जाता है विवर्तन। ठीक है, उस घटना को क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रकाश का विवर्तन। तो वही है यहाँ प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का विवर्तन। और दोस्तों यह घटना कब होती है? तब होती है दोस्तों जब आने वाले प्रकाश का तरंग दैर्घ्य और ये जो है वस्तु का आकार, तो वस्तु का आकार दोस्तों मान लीजिए 2 मीटर है, और तरंग दैर्घ्य भी दोस्तों 2 है। तो दोस्तों 2 है और 2 है, दोनों का परिमाण लगभग सेम हो दोस्तों, सेम हो, 2 सेम हो, तभी प्रकाश का विवर्तन संभव है। इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब इसका डेली लाइफ में क्या यूज है दोस्तों, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। इसका डेली लाइफ में यूज क्या है कि रेशम जो होता है, रेशम को जब आप सूर्य की किरण के सामने रख दीजिएगा तो दोस्तों रेशम भी प्रिज्म जैसा व्यवहार करने लगता है, और सूर्य के सारा प्रकाश को दोस्तों 7 रंगों में बांट देता है। 7 रंगों में बांट देता है दोस्तों, या सूर्य के प्रकाश को अलग जरूर करता है, या तो 7 रंग में बांटे या फिर न बांटे, लेकिन सूर्य के बहुत सारे किरण को दोस्तों अलग जरूर करता है, किरण को दोस्तों अलग करता है। और होता क्या है, रेशम का जो धागा है दोस्तों, रंगीन धागा, वो धागा जो है दोस्तों जब किरण को अलग करेगा तो उसका रेशम का धागा रंगीन लगने लगेगा। तो पहला घटना दोस्तों याद रखिएगा, सूर्य के प्रकाश से रेशम के रंगीन धागा प्राप्त करने में। अगला दोस्तों, जब सूर्य से प्रकाश आ रही है और जब ऐसा नोकीला पदार्थ रख के और दोस्तों इसके ऊपर अगर आप सिक्का रख देते हैं, तो सिक्का रखने के बाद आपको क्या लगेगा? आप तो सोचेगा वो इसका मतलब छाया प्राप्त होगा। दोस्तों नहीं, छाया प्राप्त नहीं होगा। वो जो सिक्का होगा दोस्तों, उस सिक्का का उजला प्रतिबिंब बनेगा।
अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि सिक्का का उजला प्रतिबिंब कब बनता है दोस्तों, जब प्रकाश के विवर्तन की घटना होती है। तो मैंने लिखा है दोस्तों, दूर स्थित प्रकाश स्रोत के बीच में सिक्का रखने पर उसका श्वेत धब्बा प्राप्त होता है। क्यों? प्रकाश के विवर्तन के कारण। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी में विवर्तन के कारण आकृति धुंधली दिखाई देती है। ठीक है, अगला है दोस्तों, इसका उपयोग विवर्तन जाली में किया जाता है प्रकाश के रंगों को अलग करने। मैंने बताया ना कि सूर्य से प्रकाश आ रही है, जो आप रेशम का कपड़ा लगा दीजिएगा तो प्रकाश के सभी रंग को अलग कर देगा। तो दोस्तों ऐसा घटना है दोस्तों, तो याद रखिएगा प्रकाश का विवर्तन। और दोस्तों अगर आप कंफ्यूज कर रहे हैं, मैंने बहुत सारा घटना पढ़ा है, अगर आप कंफ्यूज करें तो चिंता मत कीजिए, मैं जब मानव नृत्य पढ़ा दूंगा दोस्तों उसको एक लिख दूंगा छोटा सा, जिससे पूरा घटना आपका क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों मैं एग्जामिनेशन का व्यवस्था कर चुका हूँ, मैंने क्वेश्चन तैयार भी कर चुका है। बस संडे को मैं टेस्ट रखूंगा। एक सप्ताह में मैं दोस्तों जितना लेसन पढ़ा दूंगा उस सारा लेसन का दोस्तों संडे को संडे में टेस्ट करने वाला हूँ। प्लीज़ दोस्तों टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करें, जरूर जरूर जरूर। और दोस्तों ये घटना समाप्त हो गया, कुछ और घटना मैं लेकर आ रहा हूँ, 1 मिनट। दोस्तों अब मैं लेके आया हूँ घटना, और बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, आप लोग सुनते होंगे, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण। सूर्य पर ग्रहण क्या होता है, चंद्र पे ग्रहण कैसे लगता है दोस्तों, सभी मैं बात कर रहा हूँ। एक छोटा सा बात समझिए आप दोस्तों, आपको पता होगा सूर्य एक जगह अस्थायी है और चंद्रमा इसके चारों तरफ घूमती है, पृथ्वी इसके चारों तरफ घूमती है। अब सोचिए वाली बात है दोस्तों, चंद्रमा चारों तरफ घूमती है, पृथ्वी चारों तरफ घूमती है, इस दोनों में क्या रिलेशन है दोस्तों? याद रखिएगा, चंद्रमा का कक्षा और पृथ्वी के कक्षा में लगभग 5 डिग्री या फिर 7 डिग्री का अंतर होता है। इसीलिए कभी चंद्रमा पृथ्वी के ऊपर से गुजर जाती है या कभी पृथ्वी चंद्रमा के ऊपर से गुजर जाती है। इस बात को याद रखिएगा। इतना बात आप अगर समझ गए दोस्तों तो मैं पूरा, बस इस बात को याद रखना है, मैं पूरा सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण समझा देता हूँ। जितना आपको साइंस में जाना है और विशेष नॉलेज लेना है दोस्तों, तो मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करूँगा, ज्योग्राफी में पढ़िएगा दोस्तों, मैं पूरा हिस्ट्री पार्ट बाय पार्ट बांट दूंगा। चलिए मैं चलता हूँ दोस्तों। सूर्य ग्रहण दोस्तों, सूर्य एक जगह अस्थायी होता है। चंद्र ग्रहण बदलते क्या है दोस्तों? सूर्य ग्रहण में याद रखिएगा चंद्रमा बीच में, पृथ्वी साइड में, और चंद्र ग्रहण में याद रखिएगा पृथ्वी बीच में, चंद्रमा साइड में। ठीक है, बस देखिए सूर्य जैसे के तैसे और चंद्रमा पृथ्वी, चंद्रमा पृथ्वी और पृथ्वी चंद्रमा, इसको याद रखिएगा, बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, चुप ऐसे याद रखिएगा दोस्तों। सूर्य ग्रहण में चुप मतलब चंद्रमा बीच में आएगा पृथ्वी के, और दोस्तों सूर्य रहेगा। और चंद्र ग्रहण में याद रखिएगा, ट्रिक एक बता रहा हूँ दोस्तों, पच मतलब चुप पच, चुप पच, चुप पच। अब क्या रखना है, याद रखना है दोस्तों, मतलब पच याद रखिएगा, नॉर्मल तरीका में बता रहा हूँ, याद हो जाएगा आपको। सूर्य हमेशा दोस्तों बीच में रहेगा, हमेशा बीच में रहेगा। ठीक है, हमेशा बीच में रहेगा। सूर्य ग्रहण की बात करें तो सूर्य ग्रहण चुप, ओ इसका मतलब लास्ट में पृथ्वी और बीच में चंद्रमा, तो बीच में चंद्रमा। याद रखिएगा दोस्तों, सूर्य ग्रहण कहते किसको है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य का पूरा प्रकाश पृथ्वी पे नहीं पड़ पाता है। और दोस्तों पूरा प्रकाश नहीं पड़ पाता है, इसे ही दोस्तों, इसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, एक आंशिक सूर्य ग्रहण, एक पूर्ण सूर्य ग्रहण। अब सुनिए आंशिक सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं दोस्तों? आंशिक सूर्य ग्रहण का मतलब होता है कि सूर्य का लगभग कुछ प्रकाश दिखाई पृथ्वी पे देता है, सूर्य का कुछ प्रकाश दिखाई देता है दोस्तों, उसे कहते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों, पूरा सूर्य चंद्रमा के कारण ढक जाता है और सूर्य का कोई भी भाग दिखाई नहीं देता है और पूरा पृथ्वी पे काला हो जाता है, इसे कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। और दोस्तों यह जो होता है हमेशा याद रखिएगा अमावस्या के दिन होता है। अमावस्या आप लोग जानते होंगे, जिस दिन नाग नागिन, मतलब मैं फिल्मों में हमेशा देखता हूँ कि नाग नागिन का मिलन होता है अमावस्या के दिन। कातिल, चुड़ैल, डायन जितने होते हैं सब अमावस्या के दिन निकलते हैं। पता नहीं उस दिन अंधेरा होता है, फिर ये लोग निकलते क्यों हैं, और निकलते भी तो टॉर्च लेके निकले, अंधेरा होता है। मैंने मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ। तो देखो सूर्य ग्रहण क्या होता है, समझ में आ गया? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण में दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आंशिक सूर्य ग्रहण, जब सूर्य का कुछ प्रकाश पृथ्वी पड़े तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। और जब पृथ्वी पे सूर्य का साफ प्रकाश पड़ना बंद हो जाए, पूरा काला हो जाए, तो उसे कहते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण। यह घटना कब होती है? अमावस्या के दिन होती है। ठीक है दोस्तों, हमारा सूर्य ग्रहण कंप्लीट हो गया। ठीक है, बस इतना याद रखिए। और खास बातें की याद रखिए, क्या खास बात याद रखिए दोस्तों? खास बात आपको याद रखना है,
सूर्य ग्रहण में दोस्तों अगर चांद पूरा दिखाई दे तो वहाँ जो कोण बनता है दोस्तों 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। और सूर्य ग्रहण में दोस्तों अगर चांद आधा दिखाई दे तो दोस्तों कोण जो बनता है दोस्तों हमेशा 90 डिग्री का बनता है। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों। कोई ग्रहण आए अगर चांद पूरा दिखाई दे तो 180 डिग्री, चांद आधा दिखाई दे तो 90 डिग्री, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ चंद्र ग्रहण के बारे में। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन सा आ जाए दोस्तों, पृथ्वी आ जाए तो चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ पाता है, तो इसे कहते हैं दोस्तों चंद्र ग्रहण। लेकिन अगर दोस्तों कुछ प्रकाश पड़ पाए तो उसे कहते हैं आंशिक चंद्र ग्रहण। और साफ से साफ प्रकाश पूरा पड़ना बंद हो जाए तो उसे कहते हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण। यह प्रक्रिया जो होती है, यह घटना होती है दोस्तों वो पूर्णिमा के दिन होती है दोस्तों। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर पूर्णिमा के दिन हो, लेकिन साल में कम से कम चंद्र ग्रहण की घटना होती है दोस्तों 3 बार जरूर हो जाती है, ठीक है। इस फैक्ट्स को याद रखिएगा दोस्तों। हमारा प्रकाश लेसन आज पूरा एंड हो गया। आप प्लीज़ एक बार अच्छे से रिवीजन कर जाए पूरा। मैं जो नोट्स डालूंगा दोस्तों नोट्स को अच्छी तरीके से पढ़ जाए। और दोस्तों हाँ, क्यूज को जरूर याद करें। क्यूज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार कलेक्ट कर ले। प्रकाश का जितना मैं क्यूज बताऊँ उसको कलेक्ट कर लीजिए। और दोस्तों इसके बाद मैं जो लेसन लेके आ रहा हूँ दोस्तों वो है मानव नेत्र। मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा मानव नेत्र को, 2-3 पार्ट में उसको पढ़ाऊंगा। और दोस्तों कल शायद मानव नेत्र को मैं इंड कर दूंगा। आज एक वीडियो मानव नेत्र का अपलोड कर दूंगा, एक मानव नेत्र का, और कल मानव नेत्र में इंड कर दूंगा दोस्तों। उसके बाद इस दोनों लेसन का कुछ MCQ क्वेश्चन 10-20 बताऊंगा। और दोस्तों इसके बाद इस लेसन से उठने वाले सारे सवाल आप जिंदगी में कभी भी IAS तक एग्जाम दीजिए दोस्तों, कहीं कोई समस्या नहीं होगी, यकीन रखिए। IAS, PCS, SSC ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितना भी दीजिए दोस्तों, उसमें कहीं भी समस्या नहीं होगी। आप इतना बस विश्वास रखें दोस्तों। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अब मैं विदा लेता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।